और कैसी चल रही प्रिपरेशन आप लोगों की? आज पार्ट सेकंड 18-13 तक चीज़ें क्लियर हो गई थी। 33 को फिर से एक बार देख लेते हैं। ये वो समय है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने आप को सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिए। अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि इससे पहले भी एक सेंट्रलाइजेशन का जो इनिशिएटिव था वो किया गया था, और 1773 ये मुंबई प्रेसिडेंसी और आपकी ये जो मद्रास का जो प्रेसिडेंसी है, इनको मिनिमाइज करके इनकी पावर को बंगाल को दे दिया गया था। आज का उस समय का बंगाल, उड़ीसा, बिहार और बंगाल तीनों का मिक्सचर, और बंगाल की सुपरमेसी यहाँ दी गई थी, सुप्रीम बनाया गया था। तो यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। क्लियर? इन दोनों के ऊपर इनको ज़्यादा प्रिविलेज दी गई, और अब इन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने के बारे में बात की गई। तो यही बात, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अभी तक ये केवल बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, और अब ये इंडिया के हो गए। और दूसरी चीज, मैंने आपको एक और डिफरेंस बताया था जब क्लास स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में ही एक्ट एंड रेगुलेशंस के बीच का जो डिफरेंस था वो भी यहां से था। जब तक इनके पास ट्रेडिंग रिलेटेड वर्क हुआ करते थे, या ये एज ए कंपनी ऑपरेट कर रहे थे, तो ये रेगुलेशंस इनके लिए आ रही थी चीजें। और जब इनकी कॉमर्शियल एक्टिविटी मिनिमाइज हो गई, तो ये पूरी तरीके से जब एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, इन्होंने एक्ट पास करना शुरू कर दिया। लेजिस्लेटिव फंक्शंस जब इनके पास पावर आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन का ही केवल वर्क रहा, तो यहाँ ये एक्ट के फॉर्म में वर्क करना शुरू कर दिए। क्लियर हो गई दोनों चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी बातें। बहुत बेसिक बातें, लेकिन डीपनेस होनी चाहिए, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई डिनाई कर जाएगा कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा सकता है। मैकाले को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए लॉ मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में। लॉर्ड मैकाले को मॉडर्न एजुकेशन का फादर भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले के बारे में बहुत अलग तरीके के परसेप्शंस हैं, कुछ एक पॉजिटिव भी हैं, कुछ एक निगेटिव भी हैं। पॉजिटिव ये है कि उसने इंडिया को मॉडर्न थॉट प्रोवाइड किए, मॉडर्न एजुकेशंस दी, और जो इसके अपोजिशन वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने अपना माइंडसेट किया। अब इस सवाल को अगर आप एनालाइज करें, कई डायमेंशंस में देखें, तो किसी भी क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वही उसका आंसर होता है। ये उस समय की जो डिबेट थी, जब 1813 में 1 लाख रुपीज दिया गया था एजुकेशन के लिए, इंडिया के एजुकेशन के लिए, कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को कैसे चलाया जाए, तो ओरिएंटलिस्ट वर्सेस जो मॉडर्निस्ट का कॉन्सेप्ट है, जो प्राच्य वर्सेस जो आधुनिकता की जो डिबेट है वो यही है। दूसरा, लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, चैलेंज यहाँ था, और किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो एजुकेशन का मोटिव अगर आपको क्लियर है, मैकाले का मोटिव क्लियर था कि कंपनी को बैकअप प्रोवाइड करना और इंडिया के अंदर
एक कलरिकल ग्रेड पैदा करना, जो आज तक चला आ रहा है। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि इंडिया का जो पास्ट का की जो ग्लोरी है, जो प्रेस्टीज है, उसको रीस्टेब्लिश किया जाए, बट उसके लिए उस तरीके के एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, वो चल नहीं पाया। इसी वजह से आज का भी जो एजुकेशन सिस्टम है, दिस इज ऑल्सो जो क्रिटिसिज्म। अगेन कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी रहे। ये वो फर्स्ट टाइम था जब इंडिया के अंदर वन लॉ कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इंप्लीमेंट होता है और एक ही तरीके की कंसर्न्स को, या एक ही तरीके की अगर आप गलती करते हैं तो उसके लिए एक ही तरीके की सजा दी जाती है। इसके पहले ये कैटेगराइज थी, बड़ा आदमी कर रहा है, छोटा आदमी कर रहा है, उसके लिए जो पनिशमेंट का प्रोसीजर था वो बहुत डिफरेंट था। यहां इसने यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर दी। अभी पॉजिटिव नेगेटिव है, ये बहुत अलग डिबेट हो जाएगी, वहां हम नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी चीज को जब तक हम पूरी तरीके से समझ नहीं जाते तब तक उसको क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो रिस्ट्रिक्शन थी यूरोपीय इमिग्रेशंस की, प्रॉपर्टी इमिग्रेशन से रिलेटेड, और दूसरा कि जो प्रॉपर्टी अक्वायर कर से रिलेटेड, इसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, चीजें हटा ली गई। इंडियन लॉ को कोडिफाई किया गया, कंसोलिडेट किया गया। मैंने आपको बताया कि लॉ वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसके पहले इंडिया के अंदर किस लॉ के थ्रू रूल होता था? इंडिया के अंदर मुगल जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग चलती थी चीजें। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं, वो देखते हैं कि छोटी सी बात पे हाथ काट दिया जाता है, कोड़े की सजा होती है, तो ये एक चैलेंज था उनके लिए। उनकी उस सोसाइटी में ऐसी चीजें नहीं थी, बहुत साल पहले थी, लेकिन जब वो होते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि रेनेसां के बाद सारी चीजें रिफॉर्म हो गई होती हैं। इंडिया में उनको एक कंसर्न दिखता है, तो इंडिया में वो जो पर्सनल लॉ बनाए जाते हैं, जो रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग डिराइव होते हैं, उसके अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं, तो उनको कोडिफाई किया गया और उनको कंसोलिडेट भी किया गया। क्लियर? और इंडियन को एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनी के अंदर रिलीजन और कलर के बेसिस पे डिनाई नहीं किया जा सकता। पहले ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ऑन पेपर ये बात की गई, ऑन प्रैक्टिकलिटी ये रियल में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, नहीं तो 1857 नहीं होता। आगे वो डिस्कशन है, वो हम आगे देखेंगे। स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया और कि गुलामी की जो प्रथा है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ये सारे आपके पॉजिटिव पॉइंट में ही आएंगे, ऐसी चीजें रहेंगी। 1858, अब 1858 के बैकग्राउंड को देखें तो यही वो समय है कि 1857 का जो सिपाही रिवोल्ट है वो हो चुका है। सिपाही विद्रोह जिसको बोलते हैं, जो मेरठ से शुरू हुआ, मंगल पांडे जी से इनिशिएट किया, वो हो चुका है। और इसके बाद सरकार पूरी तरीके से लड़खड़ा जाती है। कभी भी किसी भी सरकार के खिलाफ रेबल क्यों होगा या विद्रोह क्यों होगा? जब सरकार जो पब्लिक है उसके सेंटिमेंट को नहीं समझेगी। इसका मतलब कि बेहतर लीडरशिप नहीं है। बेहतर लीडरशिप होगी तो उसकी पकड़ होगी पब्लिक के ऊपर, और जो वो कहेगा वही बात मानी जाएगी, जनता मानेगी। चाइना के अंदर आपने कभी सोचा कि वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों इंप्लीमेंट हो गई? क्योंकि चाइना के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, और वो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि चाइना का जो प्रेसिडेंट हैं वो सभी चाइनीज के घर के हेड हैं, मुखिया हैं। इसी वजह से हेड की बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो वो एक्सेप्टेंस जो है, गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस जो है पब्लिक के बीच में, या लीडर की एक्सेप्टेंस जो है, इसकी वजह से ही एक एस्टेब्लिशमेंट आती है और
गवर्नेंस बेहतर चल पाती है। अगर इनके बीच में क्लैशिंग होगी तो क्या होगा, रिबल होगा। जनता की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे, जनता को कोई परेशानी नहीं है, उसके ऊपर आप शासन चला सकते हैं, राज कर सकते हैं। लेकिन जनता की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो आपने देखा, एक शानदार कोट है राम मनोहर लोहिया का कि जब सड़कें खाली हो जाती हैं तो सरकारें आवारा हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट आप नहीं कर रहे हैं तो सरकार अपनी मनमर्जी चलाएगी। सरकार को कंट्रोल की जरूरत होती है और वो कंट्रोल पब्लिक कर रही होती है। 1857 में यही हुआ। रिलीजियस सेंटीमेंट के ऊपर कंसर्न्स क्रिएट हुए, सरकार इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यपगत की नीति, कि हड़प लेना, आपके बच्चे नहीं हैं तो वो ऑटोमेटिकली बिना कहे ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट हो जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई तत्या टोपे वाला जो कॉन्सेप्ट आपको, ये सब एक जगह मर्ज होके कई ऐसे कंसर्न थे, रिलीजियस सेंटीमेंट थे, वहां एक चैलेंज आया। और एक इसके बाद एक मेजर कंसर्न ये आया कि अब तक इंडिया की जो पब्लिक थी वो मुगलों को ही अपना हेड मानती थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी जिसको छोड़ा जाता है। तो जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, किसी भाई स्टार्टिंग में कोई सरकार आती है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक आपकी ईगो क्लैशिंग होती रही, कन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। और वो क्लैशिंग 1857 तक बनी रही। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में इतने मैसिव लेवल पे जो सिपाही थे वो सक्सेसफुल रहे। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरीके से फेल्योर हो जाता। अगर उनको सपोर्ट मिल जाता पब्लिक का, विपन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो मे भी आज सिचुएशन दूसरी होती, वो 1857 ही हो सकता था। लेकिन उसके बाद की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो टेक्निक है या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं वो आज के नहीं होते, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही हम चेंज हो रहे होते। 1947 के पहले जितने भी एक्ट आते हैं सबको हम मर्ज करके 1947 के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आते हैं। वहां तक तो चीजें ही नहीं थी। ये भी डायमेंशन है, थोड़ा सा जानबूझ के एलैबोरेट कर रहा हूं आपको कि आपको और कई डायमेंशंस यहां कनेक्ट हो जाए। आप केवल किताबी भाषा और केवल जो बुक लिखा पड़ा है केवल उसको एक्सप्लेन कर देने से नहीं चलेंगी चीजें। तो आपको ये समझ में आ गया। और जैसे ही सिपाही विद्रोह जब शुरू होता है तो उसके बाद सरकार एक्टिव हो जाती है और गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट यहाँ इंप्लीमेंट होता है। रूल ऑफ क्राउन हो जाता है, रूल ऑफ कंपनी जो है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जो रूलिंग पार्टी है या जो रूलिंग गवर्नमेंट जो लीडरशिप है वो सही नहीं है, तो रूल ऑफ कंपनी जो थी उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय द रूल ऑफ क्राउन। अब सीधे रूल किसका, क्राउन का हो जाएगा। और जैसे ही ये डेजिग्नेशन चेंज होती है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया। अब आपको यहां से ये भी क्लियरिटी आई कि वायसराय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल दोनों नेम में डिफरेंस क्या है। और पिट्स इंडिया का जो ड्यूल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनाना, बोर्ड बनाना, वो सारी चीजें यहां से खत्म हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को मैंने आपको बताया, व्यपगत की नीति या हड़प का सिद्धांत जिसको बोलते हैं उसको खत्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे उनको की जिम्मेदारी दी गई कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बने और एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करेगी। अब क्या हुआ कि अब पार्लियामेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वायसराय ऑफ इंडिया को सीधे गवर्न कर रही है। अब पूरी जवाबदेही जो है वो पार्लियामेंट की डायरेक्टली यहां हो गई।
और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर पावर थी कि वो इंडिया और इंग्लैंड के अंदर किसी के ऊपर मुकदमा चला भी सकते थे, केसेस भी डाल भी सकते थे, कर भी सकते थे। ये सारी पावर यहां से दी गई। उसके बाद 1861 अगेन हमने क्या किया कि डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया। मैंने आपको बताया सेंट्रलाइजेशन किया गया था, उसको डिसेंट्रलाइज किया गया और पावर दी लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई? बॉम्बे को और मुंबई को। बॉम्बे को और सॉरी बॉम्बे मुंबई तो एक ही हुआ, बॉम्बे एंड मद्रास को, है ना, बॉम्बे एंड मद्रास को अगेन से लेजिस्लेटिव पावर दी गई। मीन्स वो अपने लिए फिर से पॉलिसी मेकिंग कर सकते थे। ये बहुत जानना जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस दिए गए और इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया थे, इसके अंदर इंडियन को लॉ मेकिंग के अंदर डाला गया। अब कहने के लिए था, नाम ही था, लेकिन लोग आए, इंडियंस का नाम आना शुरू हुआ और ये नॉमिनेटेड हुआ करते थे। और ये जो वायसराय के द्वारा नॉमिनेटेड हुआ करते थे, तो वायसराय, अब इसको अगर इनडायरेक्टली ना समझ के डायरेक्टली समझ ले, बहुत लेमैन की भाषा में समझे, वो डायरेक्टली समझे, तो वायसराय कौन था? क्राउन का एजेंट ही तो है। और क्राउन का अगर वो एजेंट होके काम कर रहा है इंडिया में, तो वो क्राउन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करेगा। मीन्स इंपीरियलिज्म को ही इंक्रीज करने वाले बात कर, इंडिया के हित में तो बात करेगा नहीं। तो उसने इसी तरीके के इंडियंस को ही चुना जो उसकी काउंसिल में उसके काम को सपोर्ट कर पाए और उसकी मोनोपोली में हेल्प कर पाए। तीन लोगों का नाम डाला गया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और श्री दिनकर राव। अब चूंकि ये प्रेसिडेंसी थी, इंडिया के अलग अलग रजवाड़े रहे, इनके पास चीजें रही, तो एक लोगों का सेंटिमेंट भी आता है कि पब्लिक को इंगेज करिए रूलिंग में। मेन पार्टी अब लोकल लोगों को इंगेज करेगी तो जनता के अंदर एक फेथ डेवलप हो पाता है, एक बिलीव आ पाता है, एक जुड़ाव आ पाता है। इसीलिए लोकलाइट लोगों को ऐड किया जाता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर या कभी एडमिनिस्ट्रेशन करने में। उस पर भी हम आएंगे, उस पर हम देखेंगे कि कैसे लोकल गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आता है और कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाता है। और इस एक चीज उस समय की गई जो आज भी है, 1861 की इमरजेंसी पावर जो है, ऑर्डिनेंस देने की पावर जो थी वायसराय को दी गई। तो आज भी वायसराय के इक्वल प्रेसिडेंट हैं और उनके पास भी इमरजेंसी पावर को इंपोज करने के लिए पावर है। इंडिया में कब इमरजेंसी लगी, कैसे लगी, वो आपने देखा होगा, एक बार देख सकते हैं। आगे हम उस पर भी आएंगे। यहां तक चीजें चली। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल बनाई गई, पंजाब बनाई गई, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि जिस काम के लिए हम जो काम करेंगे उसकी के बेसिस पे एक सिस्टम को की मेकिंग को करना, यहां ये बात की गई। और वायसराय को पावर दी गई कि जो यहां वर्क करना है उसके लिए उनको रूल बनाने की पावर दी गई, रूल ऑफ बिजनेस को फ्रेम करने की पावर दी गई, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर 77 में आती है, वो यहां इनको मिल जाती है। तो आपको एक कनेक्ट भी हो रहा होगा कि प्रेसिडेंट आज का जो सिस्टम है, मैंने आपको इमरजेंसी प्रोसीजर भी बताया, फ्रेम भी बताया कि कैसे न्यू ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, इमरजेंसी पावर में आता है, रूल्स बनाने के लिए जो पावर मिलती है वो कैसे आती है। 1892 अब ये इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। मैंने बताया कि जो वायसराय की काउंसिल थी उसको बढ़ाने की बात थी, उसके मेंबर को बढ़ाने वाली बात, नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ाने वाली बात, 3 लोगों को रखा गया था। फिर इसको और बढ़ाया गया, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो प्रोविडेंशियल काउंसिल थी
उनके अंदर नॉमिनेशन किया गया और लोकल बॉडीज जैसे यूनिवर्सिटी से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपालिटी से, ठीक है, यहाँ से लोगों को चुनना शुरू किया गया और यहाँ से इनडायरेक्ट इलेक्शन की फाउंडेशन बननी शुरू हुई और इंडियन का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आना शुरू हुआ। तो पहला सिस्टम के अंदर इंडियन जो है, कैसे सिस्टम के अंदर, जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसके अंदर इंडियन जो है वो इन कर गए, इनडायरेक्टली ही किए लेकिन वो पहुंचना शुरू हो गया। और काउंसिल के बजट के ऊपर क्वेश्चंस रेस करने की जो पावर है वो भी यहां मिलनी शुरू हो गई। मीन्स आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछना अपने आप में एक पावर होती है। आज भी होता है बजट सेशन में, क्वेश्चनर का ऑप्शन है कि आपने बजट इतना ही क्यों पास किया, कैसे किया, यहाँ के लिए क्या किया। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो डिराइव होके थोड़ा सा और लार्ज फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा जो बजट सेशन में आता है। मार्ले मिंटो 1909 फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविडेंशियल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर के अंदर इलेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी इसको बोलते हैं। मेनली यूपीएससी ने इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा है और वो सीधे क्वेश्चन पूछती है सेपरेट इलेक्टोरल वाले क्वेश्चन से। यहां से इंट्रोडक्शन किया गया था कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरल प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इंडिया के को ब्रेक करने के लिए जो फाउंडेशन है, कि जो बेसिक है, कि जो स्टार्टिंग है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगी। 1919 जब आएगा तो इसी सेपरेट इलेक्टोरल को और एक्सपेंड कर दिया जाएगा और जो अराउंड 10 ईयर तक जिसको लेके इंडिया में कंसर्न्स क्रिएट होंगे। और इनकम क्वालिफिकेशंस का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अब देखिए 1947 के पहले तक जो वोटिंग का कॉन्सेप्ट होता था उसमें इनकम और एजुकेशन का वो बेस दे दिया गया था। तो आप इंडिया में उस समय लो इनकम का कॉन्सेप्ट और लो एजुकेशन, ये तो कहने वाली बात नहीं है, ये तो खुद दिख रहा है लो इनकम। अगर पूरे इंडिया में केवल 5% लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो क्या इंडिया के अंदर रियल डेमोक्रेसी है? नहीं है। यही वो बैकएंड है जहां से अंग्रेजों ने एक मैनिपुलेट किया कहने के लिए कि डेमोक्रेसी है, कहने के लिए कि इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के मैक्सिमम लोग तो उसके उस क्राइटेरिया को ही नहीं फुलफिल कर पा रहे। और वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर पहले इंडियन को जो नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ज्वाइन कराया गया और एज ए लॉ मेंबर की तरह उनको अपॉइंट किया गया। तो दो बातें, एक साइड से मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम्स को टारगेट करना, उनके मन में ये बात डालना, पार्टीशन वाली बात को रखना, अलग अलग करना शुरू कर देना, और दूसरा कि एक इंडियन को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाना, लॉ मेंबर बनाना। एक क्वेश्चन आपसे है, ये जो नेम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नेम आगे भी यूज हुआ और इंडिया के अंदर भी ये चीजें रही, तो जब 1947 में इस नेम का क्या यूज है या इन्होंने क्या किया एक बार आप देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, करते हैं फिर इसके पहले का देखिए 1919 कल से करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।